हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिनका मोटिव होता है ना कि पैसे कमाना, बल्कि उनका मोटिव होता है कि वो ज़रूरतमंदों को सहायता करें। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिनका स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज की सेवा के लिए की जाती है। ऐसी संस्थाओं में जैसे क्या क्या चीज़ आते हैं, क्लब हो गया, अस्पताल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, स्कूल हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गया, फिर जैसे दान हो गया, फिर साहित्यिक समितियां हो गया। ऐसी ये सब शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि ये लाभ नहीं कमाना चाहते, ये सिर्फ सेवा करने चाहते हैं। जैसे कि कोई ले लो, खेल क्लब हो गया, या मनोरंजन की सुविधाएं हो गया, या अस्पताल हो गया, जिसमें सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये लोग अपना सहमति देते हैं, जिससे अपना सदस्य बना के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी बनाई जा सकती है। और कुछ संस्थाओं की आय का मुख्य साधन सदस्यों से चंदा, दान और अनुदान है, परंतु ये कुछ लाभ कमाने के लिए व्यापारिक क्रियाएं भी कर सकती है। ऐसे लाभ का प्रयोग भी इन संस्थाओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि लाभ ना कमा नोट मीनिंग ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। चलो फिर आगे बताते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सैलेंट फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला पॉइंट है इसका, खाते की प्रकृति यानी नेचर ऑफ अकाउंट। रोकर बही का सारांश होने के कारण यह एक वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट है। इसमें हम लेखे का समय और वास्तविक खाते के नियम जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट का पालन किया जाता है। अतः जो ये हम डेबिट के क्रेडिट में इसे हम लिखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, क्या होता है, यह नगद तथा बैंक के प्रारंभिक शेष से आरंभ होता है। नगद का, क्योंकि हमेशा डेबिट शेष होता है, जो नगद है कैश है उसका तो डेबिट होता है, अतः नगद शेष को इसके डेबिट में लिखा जाता है। बैंक शेष का यदि डेबिट अथवा अनुकूल शेष है तो इसके डेबिट में लिखा जाता है, परंतु यदि बैंक मतलब ओवरड्राफ्ट तथा प्रतिकूल शेष है तो इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदों की प्रकृति। फिर यह रोकर बही का सारांश यानी समरी, इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त नगद प्राप्तियां लिखी जाती है, चाहे वह पूंजीगत हो या आयगत हो, या चाहे वो करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या अगले ईयर का हो, उससे संबंधित होंगे तो हम लिखेंगे। फिर सदस्यों से प्राप्त चंदा एक आयगत होती है और इनकम है, और फर्नीचर के लिए विक्रय से प्राप्ति राशि एक पूंजीगत प्राप्ति है, परंतु इस खाते में इन दोनों को ही डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसी प्रकार चंदा चाहे 31 मार्च 2017 का हो या 2018 का हो या 2019 का हो या फिर 2020 का हो, उसे हम कहाँ लिखेंगे, खाते के डेबिट साइड में। चौथा पॉइंट हमारा, क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदों की प्रकृति। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में समस्त नगद भुगतान लिखे जाते हैं, चाहे वे पूंजीगत हो या फिर मतलब इनकम हो। ठीक है, और चाहे वे भुगतान चालू वर्ष के हो या पिछले वर्ष के हो या आगामी वर्ष के हो, यानी करंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, उसमें हम लिखेंगे। फिर 5 पॉइंट क्या है, इस खाते का अंतिम शेष नगद एवं बैंक के अंतिम शेष को प्रदर्शित करता है। इस खाते के अंत में क्रेडिट पक्ष में वर्ष का अंतिम नगद शेष तथा बैंक शेष यानी क्लोजिंग कैश बैंक एंड बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट में लिखा जाएगा। इसका ये हम लिखेंगे कहाँ, डेबिट साइड में। ठीक है, फिर 6 पॉइंट है हमारा, इसमें गैर रोकर मद यानी नोट कैश आइटम नहीं लिखी जाती है। यह खाता केवल रोकर लेन देन को प्रदर्शित करती है, यानी कैश को जो ट्रांजैक्शन होता है उससे प्रदर्शित करती है। इसमें गैर रोकर मद हो, चाहे वो क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन हो, ड्राइंग हो या फिर हमारा एक्सपेंडिचर हो, इनकी हम आय का जो कोई लेखा नहीं किया जा सकता है इसमें, मतलब ये सब हम नहीं लिख सकते। 7वां पॉइंट हमारा पर्पस यानी उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम करते हैं। ठीक है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में स्थित मतलब बैलेंस शीट में तैयार किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है।
यह बिल्कुल लाभ कमाने वाली संस्था के लाभ हानि खातों के समान होता है। जैसे आप रसोई के घर में राशन के लिए पैसा इकट्ठा करते हो, तो उसमें देखते हो ना कि कितना पैसा हमारा खर्च हुआ है, कितना पैसा हमारा खर्च होगा, कितना पैसा हमारा बचेगा। तो उसी तरह से ये भी करते हैं, जो कितने पैसा किधर से आया, कितना पैसा गया, ठीक है। और वर्ष के अंत में यह जानने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपने बताया, हो चाहे करंट ईयर का हो या कोई सा भी हो, कम हुआ या अधिक अन्य संस्था की विशेष अवधि की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, ठीक है। अब इनके हम बताते हैं, जैसे विशेष निम्नलिखित, ठीक है। जैसे आप खाते की प्रकृति, नेचर ऑफ अकाउंट, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, अतः इसे बनाते समय नाम मात्र खाते का नियम लगता है, ठीक है। जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन लागू होता है, यानी ये नॉमिनल अकाउंट का सूत्र है। फिर सेकंड है हमारा, इस खाते में लिखी जाने वाली मदों की प्रकृति। इस खाते में कोई भी पूंजीगत मद नहीं लिखी जाती है, केवल आयगत मदें लिखी जाती है, जैसे कि फर्नीचर के विक्रय से प्राप्त हुई राशि इस खाते में लिखी जाती है, परंतु फर्नीचर के विक्रय से लाभ अथवा हानि को इस खाते में लिखा जाता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, रोकर के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष को न लिखा जाना। तो इस खाते में रोकर के प्रारंभिक और अंतिम शेष नहीं लिखा जाते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा, एडजस्टमेंट। वे समस्त समायोजन जो क्या होता है, लाभ हानि खाता बनाते समय किए जाते हैं। आय और व्यय यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय भी किए जाते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं हास हो या क्या कहते हैं ड्राइंग हो, एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। ये सब की हम बनाते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है इसमें हमारा, इससे केवल करंट अवधि के इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं। इस खाते को बनाते समय आय व्यय की उन सभी मदों को छोड़ दिया जाता है जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्द में इसे बनाते समय वह सभी मदें जो पिछले अथवा आगामी वर्ष से संबंधित छोड़ दी जाती है। अब पर्पज़ आ गया, हम किस पर्पज़ के उद्देश्य से बना रहे हैं, तो इस खाते का जो अंतिम शेष अधिवाक्य है अथवा कमी को प्रकट करता है। यदि इसका क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है तो यह अधिक्य प्रकट करता है, और यदि इसके विपरीत डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक है तो यह कमी प्रकट करता है। अधिक को पूंजी कोष में जोड़ दिया जाता है और कम को इससे घटा दिया जाता है, यानी जो अधिक रहेगा तो हम उसको जोड़ देंगे और कम रहेगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा आय और व्यय खाते तथा लाभ हानि खाते में अंतर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो ऑब्जेक्टिव, इस खाते का मुख्य उद्देश्य आय के व्यय पर अथवा व्यय के आय पर अधिकव्य को ज्ञात करना है, और लाभ हानि खाता, इस खाते का मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि ज्ञात करना है। फिर किसके द्वारा, ठीक है, तो यह खाता लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना है, और यह खाता व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। तैयार करने का आधार, यह खाता मुख्य रूप से प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा अन्य सूचना के आधार पर तैयार किया जाता है। यह खाता मुख्य रूप से तलपट यानी ट्रायल बैलेंस तथा अन्य सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। फिर चौथा है शेष यानी बैलेंस, इस खाते का शेष अधिक यानी सरप्लस अथवा कमी प्रकट करता है। इस खाते का शेष शुद्ध अथवा लाभ शुद्ध हानि प्रकट करता है। अब जैसे सम इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे सब्सक्रिप्शन है, जैसे यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन फ्री है, उसी प्रकार अगर आप किसी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पैसा पे करना पड़ता है। वह पैसा कहाँ जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। फिर आता है लाइफ मेंबरशिप यानी पूरी जीवन का मेंबरशिप, अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उसे कुछ ना कुछ पैसा पे करते हैं। जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन में कुछ ना कुछ पैसा पे करते हैं। अगर आप उससे कहे कि मैं जितने दिन पढ़ूंगा उतने दिन का मैं पूरा आजीवन का पैसा देता हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ मेंबरशिप। ये बैलेंस शीट के क्या कहते हैं लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। तीसरा हमारा एंडोरमेंट फंड, यह मतलब एक ऐसा है जो किसी वसीयत या उपहार के रूप में दिया जाता है, हम इस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हैं। फिर है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, तो अगर आप कहीं पे एंटर करते हैं या कुछ करते हैं, जैसे आप झूला है तो झूला में झूलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको टिकट मांगता है ना,
तो वही टिकट क्या आता है, यहाँ पे किसी में आप जाओ तो वहाँ पे एंट्रेंस फीस लगता है, तो इसे हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है। फिर तो आपको बताऊँ, जैसे दान, तो दान भी अब दो तरह के होता है। एक होता है स्पेसिफिक दान और एक होता है जनरल दान। एक स्पेसिफिक दान होता है जो किसी भवन के लिए दान या तैरने का तालाब के लिए दान किया जाता है, तो उसे हम स्पेसिफिक दान कहते हैं। ठीक है, जो किसी पर्पस के हिसाब से दिया जाता है, किसी का नाम लेके दिया जाता है, इसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखेंगे। और दूसरा होता है जनरल डोनेशन, जैसे आपने दे दिया और कुछ नहीं बोला कि हाँ आप खेल का मैदान बनाइए या इसका मैदान बनाइए, आपने दे दिया, अब चाहे वो जो बनाए, तो इसको हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में। फिर होता है लेगेंसी, यह आय सभी संस्था की नियमित आय नहीं होती है, अतः इसे भी हम पूंजीगत मान के जो बैलेंस शीट होता है उसके डेबिट पक्ष लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। फिर है सेल ऑफ ओल्ड एसिड्स, जैसे कोई फर्नीचर हो गया, कार हो गया, ये सब बेचते हैं, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, और कोई पुराना सामान है या कोई पुराना न्यूज़पेपर है तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। जैसे पेमेंट है, पेमेंट ऑफ होनोरियम, जो व्यक्ति या संस्था वेतन प्राप्त कर्मचारी नहीं है तो उसे किसी किया गया भुगतान व्यावसायिक शुल्क कहलाता है, तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। जय हिंद।